हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th की हिस्ट्री का एक चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद मतलब लोगों के दिल में अपने देश के लिए, अपने देश को एक करने के लिए जो भावना होती है उसी को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति लगाव होना, ये होता है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद को लोगों में फैलाने के लिए नए नए गीतों का, नए नए चिन्हों का, अलग अलग विचारों का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरे औपनिवेशिक अब औपनिवेशिक वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? औपनिवेशिक मीन्स कि जब दूसरे देशों का हमारे देश पे कब्जा हो, मीन्स अंग्रेजों का किसी भी देश के ऊपर कब्जा हो तो उस देश को हम औपनिवेशिक देश बोलेंगे। दूसरे औपनिवेशिक देशों की तरह भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय आंदोलन से हुआ। लोगों में अंग्रेज़ों ने इतना दमन किया, उनका इतना उत्पीड़न किया कि इससे लोगों में और साझा भाव पैदा हुए, वो एक दूसरे से मिलने लगे। हर वर्ग के लोगों के लिए इस चीज़ का, अंग्रेज़ों के इस दमन का असर एक जैसा नहीं था, सब में अलग अलग असर था। इन सबको जोड़ने का काम किसने किया? महात्मा गांधी और कांग्रेस। इन दोनों ने मिलकर हमारे देश के अलग अलग समूहों को, अलग अलग वर्ग को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1920 से आगे जो जो हुआ, हमारे देश को आज़ादी मिलने तक क्या क्या किया, गांधी जी ने क्या योगदान दिया, उनके आंदोलनों के बारे में वो हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कांग्रेस ने कैसे हेल्प की इस राष्ट्रवाद को एक नई उड़ान देने के लिए। इस पिक्चर में शो हो रहा है, देखो कितने 6 अप्रैल 1919 का दिन है और कितने सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अमृतसर के अंदर सरकार का विरोध करने के लिए। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कब स्टार्ट हुई थी? 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अब विश्व युद्ध सोच के देखो कितने बुरे हालात रहे होंगे उस टाइम पे। विश्व युद्ध जब है तो आर्थिक मंदी होगी देश में, देश की जो चीज़ों की कीमतें हैं उनमें तेज़ी आएगी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो सरकार ने भी, जो उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए कर्जा लिया और उसी कारण काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया। तो वो पैसा वो कहाँ से निकाल रहे थे? लोगों का, उन्होंने जो टैक्स लेते हैं, उनसे जो कर लेते हैं, लगान लेते हैं, वो उन्होंने बढ़ा दिया, इसी से वो सारा अपना खर्चा निकाल रहे थे। तो अब लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया। 1913 से और 1918 के बीच लोगों की हालत कैसी हो गई? बहुत ही मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी थी। सारी चीज़ों की जो कीमतें थी वो दुगनी हो गई थी। लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, बाहर लड़ने के लिए उन्हें भेजा जाता था, जिसके कारण जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं ना, उनमें बहुत गुस्सा था। और ऊपर से दो चीज़ें ऐसी और हुई जिन्होंने इस हालात को और भी ख़राब कर दिया। एक तो फसलें ख़राब हो गई उस टाइम पे लोगों की, और दूसरा उसी टाइम पे 1920 में ही हमारे देश में फ्लू की महामारी फैली। और 1921 में जनगणना जब हुई तो पता चला कि उस महामारी में 120 से लेके 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को पहले तो लगा कि शायद ये विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसी समय एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जिन्होंने इस संघर्ष को एक नया रास्ता दिया, एक नया तरीका दिया। और वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार किसने दिया? ये महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी हमारे देश में आते हैं जनवरी 1915 में वापस हैं। वो इसी देश के थे, लेकिन पढ़ने के लिए वो बाहर गए थे। तो वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे और वो एज अ वकील वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अब दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो काले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो वो अंग्रेज़ उनके साथ भी
काले गोरे को लेके भेदभाव करते थे, तो गांधी जी ने उनका भी साथ दिया था उस टाइम पे। वहाँ पे भी दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी सारे आंदोलन उन्होंने चलाए थे। तो उन्हें ये एक्सपीरियंस हो गया था, अनुभव हो गया था कि कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। सो वो 1915 में भारत में वापस आ जाते हैं। और इसी जो उनकी आंदोलन की पद्धति है, इसको वो नाम देते हैं सत्याग्रह का। सत्याग्रह के विचार में वो सत्य की शक्ति मीन्स सत्याग्रह, सत्य पर आग्रह, सत्य को मानना, सच का साथ देना। तो वो मानते थे कि अगर आपका जो संघर्ष है, आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो शत्रु से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप बिना आक्रामक हुए एक सत्याग्रही बन के भी आप अपना संघर्ष लड़ सकते हो, सिर्फ अहिंसा के सहारे। अहिंसा मतलब मारपीट ना करना, हिंसा ना करना। सिर्फ अहिंसा के सहारे भी हमारा आंदोलन जो है वो सफल हो सकता है, हम लड़ सकते हैं। और ऐसे संघर्ष में अंत में सत्य की ही जीत होती है। सो गांधी जी को ये यकीन था कि एक अहिंसा ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ सकती है, एक सूत्र में बांध सकती है। सो भारत आने के बाद गांधी जी ने अलग अलग जगह पे अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि ज़रूरत है तो उन्होंने वहाँ वहाँ आंदोलन चलाए। 1917 की बात जब हम करें तो उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और वहाँ पे बागान व्यवस्था, वहाँ पे भी अंग्रेज अपना दमन कर रहे थे लोगों का। तो वहाँ पे उन्होंने किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया कि अपने हकों के लिए लड़ना सीखो। उसके बाद उन्होंने गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। उनकी फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद प्लेग की महामारी के कारण किसानों की हालात ऐसी नहीं थी कि वो कर चुका सकें, अपना लगान चुका सकें। तो उन्होंने उस आंदोलन में अंग्रेज़ों से कहा कि इन्हें लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में उन्होंने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया? अहमदाबाद में चलाया। नेक्स्ट आता है रॉयल्ट एक्ट। अब रॉयल्ट एक्ट क्या था? अब गांधी जी को इतना तो एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ, मैं इस देश के लोगों को आपस में इकट्ठा करके एक आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसके बाद जब रॉयल्ट एक्ट की बात आई 1919 में, तो उन्होंने सोचा कि मैं रॉयल्ट एक्ट के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाऊंगा, क्योंकि ये रॉयल्ट एक्ट जो था ना, ये सरकार ने जल्दी जल्दी में पास कर दिया और इसका बहुत सारे भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। विरोध क्यों कर रहे थे? ऐसा क्या था इस एक्ट में? ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेज़ों को खुली छूट मिल जानी थी। किस चीज़ की? कि वो किसी भी आदमी को उठा के, शक के आधार पर वो उनको उठा के 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते हैं। ऐसा करने से वो हमारे देश के जितने भी राजनीतिक जो लीडर थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके हकों के लिए लड़ रहे थे, तो वो उन सबको जेल में डाल सकते थे और बाकी लोगों के ऊपर भी ये अन्यायपूर्वक कानून था। इसीलिए इसी अन्याय को हटाने के लिए वो आंदोलन करना चाहते थे। वो चाहते थे नागरिक अवज्ञा, कि लोग इन कानूनों के खिलाफ खड़े हों। और 6 अप्रैल 1919 से उन्होंने हड़ताल शुरू करनी थी। तो अलग अलग जगह पे रैलियां हुई, रेलवे वर्कशॉप और कर्मचारी वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। अंग्रेज़ों ने उनको लगा कि इन राष्ट्रवादियों का दमन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अमृतसर में एक काफ़ी सारे लोगों की भीड़ पर उन्होंने गोलियां चला दी और इसके बाद लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। तो वो रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे, बैंकों पर हमला करने लगे। उस सिचुएशन को देखते हुए अंग्रेज़ों ने अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। जैसे हम बोलते हैं ना, इस टाइम हमारी होती है वो धारा 144, उस टाइम वो तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया कि 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। और उस सबकी कमान किसके हाथ में थी? जनरल डायर के हाथ में थी। फिर आता है 13 अप्रैल का दिन। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वैसे तो इस हत्याकांड के बारे में सबको पता है, लेकिन ये क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब 13 अप्रैल को होती है बैसाखी। वैसाखी मनाने के लिए वहाँ पे मेले में काफ़ी सारे लोग आए थे।
एक तो लोगों को वैसाखी मनानी थी और ऊपर से कुछ लोग वहाँ पे इस चीज़ के लिए आए थे। किस चीज़ के लिए? जो विरोध उन्होंने प्रकट करना था उनके लिए कुछ डिस्कशन, उन्होंने कुछ बातचीत करनी थी, कुछ नेता भी वहाँ पे आए हुए थे। तो ऐसे करके लोग इकट्ठा हुए थे। दोनों ही कारण थे, वैसाखी के कारण भी और विरोध प्रकट करने के लिए भी। सो वो लोग आसपास के गांवों से, आसपास के शहरों से आए थे। और तब तो इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, तो लोगों को नहीं पता था कि अमृतसर के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लग चुका है। सो वो लोग इस बात से अनजान थे और जिस मैदान में वो इकट्ठा हुए थे उसकी एक ही एंट्री गेट था, वो चारों ओर से बंद था। सो जैसे ही जनरल डायर को पता लगा तो वो वहाँ पे अपने सैनिक लेके आ गया और उसने लोगों के ऊपर बहुत सारी गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इससे जनरल डायर लोगों में दहशत फैलाना चाहता था, अपना प्रभाव जमाना चाहता था उन लोगों के ऊपर। अब जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर लोगों तक पहुंचती है कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, इतने बेकसूर बच्चों पर गोलियां चलाई गई हैं, तो लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, हड़तालें होने लगती हैं, सरकारी इमारतों पर हमला किया जाने लगा। सो सरकार ने इन सारी कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। वो लोगों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे अंग्रेज़। उन लोगों को ज़मीन पर नाक रगड़ कर चलने के लिए, सलाम करने के लिए मजबूर किया जाता था। एक पिक्चर साइड में शो हो रही है, इसमें भी सिपाही जो हैं इस आदमी को नीचे घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सो रॉयल्ट एक्ट अपने आप में एक बड़ा आंदोलन बन चुका था, लेकिन अभी भी यह आंदोलन सिर्फ शहरों तक शामिल था, गांवों तक ये आंदोलन नहीं गया था। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि यह आंदोलन एक जनाधार बने, पूरे देश में फैले। और इसके लिए उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि उनके एक साथ आए बिना यह आंदोलन नहीं चल सकता। उस टाइम 1920 की बात हो रही है, उस टाइम कोई इंडिया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरा एक भारत ही था। सो मुस्लिम भी उतनी ही संख्या में थे उस टाइम पे देश में, तो उनको साथ में लाने के लिए उस टाइम पे एक मुसलमानों का अपना एक आंदोलन चल रहा था। वो क्या था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों चल रहा था? क्योंकि तुर्की एक कंट्री है, तुर्की देश के जो नेता थे, आध्यात्मिक नेता, वो इस्लामिक नेता थे, मतलब मुसलमानों के एक लीडर थे जिनकी वो बहुत इज्जत करते थे। और अब विश्व युद्ध में तुर्की जो था वो हार गया था, और उसके बाद उनको खबरें सुनने के लिए मिल रही थी कि जो उनके खलीफा हैं, उनके जो लीडर हैं, नेता, उनको गद्दी से हटा दिया जाएगा, उनकी जो शक्तियां हैं वो उनसे छीन ली जाएंगी। इसीलिए जो सारे ही देशों के मुसलमान हैं वो आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, कि हमारे जो आध्यात्मिक नेता हैं उनको एक जगह दी जाए रहने के लिए, तुर्की में उनका मान सम्मान होना चाहिए। तो इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बोला जाता था। तो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी साथ लेके आना चाहते थे इसी आंदोलन के, कि ये दोनों आंदोलन आपस में मिल के चले तो ये एक बड़ा आंदोलन बन सके। तो सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने बाकी कांग्रेस के नेताओं को भी मना लिया इस बात के लिए कि हम मुस्लिम लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं और एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। अब असहयोग आंदोलन ही क्यों? तो गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। उसमें गांधी जी ने कहा है कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीय लोगों के सहयोग से, उनके साथ देने से ही शुरू हुआ था और इन्हीं के सहयोग के कारण ही चल रहा है। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो यह आंदोलन साल भर के अंदर ही, मतलब ब्रिटिश का जो शासन है वो साल भर के अंदर ही खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। स्वराज मीन्स स्व, खुद का राज, कि हमारे देश पे हमारा राज हो, किसी और बाहर के देश के लोगों का नहीं। ये था स्वराज। असहयोग आंदोलन का विचार, आंदोलन कैसे बन सकता था? सो गांधी जी ने सोचा कि मैं इस आंदोलन को चरणों में चलाऊंगा, मीन्स फेजेस में, एक बार एक, फिर अगली फेज, फिर अगली फेज, ऐसे
आंदोलन आगे बढ़ेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि लोगों को अंग्रेज़ों से जो भी पदवियाँ मिली हैं, जो इनाम मिले हैं, जैसे होते हैं ना पद्म विभूषण, ऐसे बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ वो भी देते थे अंग्रेज, तो वो सब वापस लौटा दो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, सेना वाले सेना छोड़ दो, वकील हैं वो वकालत करना छोड़ दें, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूल छोड़ दें। सो ऐसे सबको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। बहिष्कार मीन्स जब हम विदेश की चीज़ों को खरीदने से मना कर देते हैं, उनका यूज़ नहीं करते। सो अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो हम भी स्वन्यावज्ञा अभियान चलाएंगे कि हम भी उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं कर रहे थे। अब जो खिलाफत आंदोलन था वो दो अंग्रेज भाइयों ने चलाया था, एक तो शौकत अली थे और एक मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ही भाइयों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, तो अब वो गांधी जी के साथ आ गए थे। नवंबर 1920 में जो चुनाव होने थे, कुछ कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम बहिष्कृत नहीं करेंगे चुनावों का, तो वो पहले कुछ हिचकिचा रहे थे। कुछ खींचातानी चलती रही, लेकिन लास्ट में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, अगला अधिवेशन। हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। इस बार होता है नागपुर अधिवेशन, और वहाँ पे एक समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। तो ये आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन से लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, अलग अलग सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये क्या पिक्चर है? विदेशी कपड़े का बहिष्कार, कि लोग जो है वो विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे हैं। और चरखा, एक बड़ा चरखा है, मीन्स कि खादी से बने कपड़े पहनो, विदेश से आए हुए कपड़े ना पहनो। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में स्टार्ट होता है असहयोग खिलाफत आंदोलन, क्योंकि ये दोनों ही आंदोलन आपस में मिले हुए थे। इस आंदोलन में अलग अलग सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, हर एक के अपने अपने सपने थे। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन स्वराज का जो मीनिंग था ना, वो हर एक के लिए अलग अलग था। वो कैसे? क्योंकि जो गरीब किसान थे उनके लिए स्वराज का मतलब इतना ही था कि उन्हें लगान कम देना पड़े, उन्हें दमनकारी जमींदारों से छुटकारा मिले। हर एक के लिए अलग अलग था। हम देखते हैं कैसे। पहले तो शहरों में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो शहरों में कैसे हालात थे। आंदोलन के शुरू होते ही इसमें मिडिल क्लास लोगों ने, मध्य वर्ग के लोगों की ज़्यादा हिस्सेदारी थी। हजारों ही विद्यार्थियों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर ने, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने भी मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अलावा सिर्फ मद्रास ही एक ऐसा था जहाँ पे नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया। वहाँ पे एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। उन्होंने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, नहीं तो सारी ही जगह पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने सबने बहिष्कार किया। उसके बाद क्या हुआ? जो दुकानें थी, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी दुकान को या किसी भी कारखाने के गेट को बंद कर देना, उसे हम पिकेटिंग बोलते हैं। तो जितने भी विदेशी कपड़े थे, लोगों ने अपने अपने घरों से उन विदेशी कपड़ों को बाहर लाके उनकी होली जलाई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। आयात होता है जब बाहर से विदेशी कपड़े आते थे, लोग खरीदते थे, तो वो कम हो गया। अब लोगों ने खरीदने बंद कर दिए। उनकी कीमत 102 करोड़ थी पहले, जो अब घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने, उनके व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। जब ये आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़ के भारतीय कपड़े पहनने लगे। भारत का कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद आंदोलन
ठंडा पड़ने लगा। वो क्यों? क्योंकि जो बाहर से कपड़ा आता था वो मशीनों से बनता था, मशीनों से तो कपड़ा ज़्यादा बनेगा तो वो सस्ता होगा, वो सस्ता था। लेकिन जो खादी का कपड़ा था वो हाथों से बनता था, और हाथों से बनने की वजह से वो क्या था, थोड़ा महंगा था, जिसे गरीब लोग तो खरीद ही नहीं सकेंगे। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने विदेशी कपड़ा ही खरीदना शुरू कर दिया। तो इतने लंबे टाइम तक वो बहिष्कार करते भी तो करते कैसे? उसके बाद लोगों ने अपनी अपनी जो नौकरियां जिन्होंने छोड़ी थी, क्योंकि सबके परिवार जो चलते हैं वो नौकरी से चलते हैं, कब तक एक आंदोलन के सहारे लोग बैठे रहते? तो उन्होंने वापस से अपने स्कूल कॉलेज फिर वही सब ज्वाइन कर लिया लोगों ने। वकील वापस से अदालत में चले गए, केस लड़ने लग गए। तो वैसे हो गया। अब ये तो थी शहरों की कंडीशन कि कुछ टाइम तक सब सही चला, उसके बाद सब वैसा ही हो गया। अब देखते हैं ग्रामीण इलाकों में लोगों ने इसका कैसे विद्रोह किया। शहरों से बढ़कर यह आंदोलन गांवों में भी फैला। युद्ध के बाद देश के अलग अलग भागों में किसान और आदिवासी लोग भी इस संघर्ष में शामिल होते हैं। अवध की बात इसमें आती है। अवध में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र थे जो किसानों के लीडर थे। और जो बाबा रामचंद्र थे वो पहले एक गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं कि जैसे हमारे देश से अंग्रेज गरीबों को लेके जाके बाहर के देशों में काम पे लगा देते हैं, तो उनके साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत और वो लोग जो यहाँ से जाते हैं तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को गिरमिट बोलते थे, इसीलिए उन्हें गिरमिटिया मजदूर बोला जाने लगा। ठीक, तो जो बाबा रामचंद्र थे वो भी एक गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे और ये किसानों के थे लीडर। उस टाइम पे किसानों से जो जमींदार लोग थे, तालुकदार थे, वो बहुत ज़्यादा लगान ले रहे थे, अलग अलग तरह के टैक्स कर वसूल कर रहे थे और किसानों को बेगारी भी करनी पड़ती थी। बेगारी का मतलब होता है कि उनसे काम करवाते थे लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। ठीक, पट्टेदार के तौर पर पहले तो किसानों को पट्टे दिए जाते थे कि आप इनके ऊपर खेती करो, लेकिन उसके बाद वो पट्टे भी उनसे कभी कभी छीन लिए जाते थे। पट्टा होता है एक ज़मीन का टुकड़ा, मतलब थोड़ी सी ज़मीन उनको दे दी जाती है कि आप इनके ऊपर खेती करो, और वो उनसे कर लेते रहते हैं, लगान लेते रहते हैं। ठीक, तो किसानों की मांग यहाँ पे क्या थी कि उनका लगान कम हो, लगान उनसे कम लिया जाए, जो बेगारी है वो ख़त्म हो, उन्हें दमनकारी ज़मींदारों से छुटकारा मिले। इसके लिए उन्होंने वहाँ पे क्या तरीका अपनाया? उन्होंने सोचा कि जो ज़मींदारों को हम सुविधाएं देते हैं, नाई की सुविधा, धोबी की सुविधा, तो हम लोग वो काम करना ही बंद कर देते हैं। ना तो कोई नाई का काम करेगा, ना ही कोई धोबी का काम करेगा। तो नाई धोबी बंद का फैसला वहाँ पे लिया गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इन गाँवों का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की, उनके हालात को समझने की कोशिश की। तो वहाँ पे अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में ही 300 से अधिक इस संगठन की ब्रांचेस, इसकी शाखाएं अलग अलग जगहों पर बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों के संघर्ष को भी इसी आंदोलन में शामिल कर लिया। एक और चीज़ जुड़ गई, लेकिन इस चीज़ से कांग्रेस के कुछ नेता खुश नहीं थे। वो क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंसा ज़्यादा ना बढ़ जाए, लोग ज़्यादा मारपीट ना करने लग जाएं। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ? 1921 में जब आंदोलन ज़्यादा फैला तो लोगों ने क्या किया, व्यापारियों के मकानों पर हमले करने शुरू कर दिए, ज़मींदारों के मकानों पर हमले किए, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी। बहुत सारे नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने भी यह ऐलान किया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन भी गरीबों में बांटी जाएगी। ये सब हो रहा था गाँव में। आदिवासी किसान भी जो थे वो भी महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश की जो गुड़ेम पहाड़ियाँ हैं, 1920 के दशक में ही वहाँ पे एक गोरिल्ला आंदोलन फैला। गोरिल्ला आंदोलन में लोग मारपीट ही करते थे, मतलब ऐसा ही कुछ था। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी भी
स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसमें हिंसा हो, लोगों की मारामारी हो, ऐसा संघर्ष कांग्रेस के नेता नहीं लाना चाहते थे। तो वहाँ पे क्या होता है, अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी सरकार ने, ये लोग आदिवासी लोग क्यों लड़ रहे थे? आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने इन जंगलों का हक भी उनसे छीन लिया। उनको बोला कि आप सिर्फ यहाँ तक ही जा सकते हो, इतने एरिया के अंदर ही जा सकते हो, इसके बाद आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से लकड़ी और फल नहीं ले सकते। तो उनके जो पशु थे वो पहले दूर दूर तक चरा सकते थे, तो वो एरिया उनके लिए लिमिटेड कर दिया गया। सो इससे उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा। उनसे उनके जो तरीके थे, परंपरागत तरीके से जो जीने का अधिकार था, वो छीना जा रहा था। सो लोगों ने वहाँ पे बगावत की, और इस उन आदिवासियों के एक लीडर थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के व्यक्ति थे। कैसे? इनके लोग दावा करते थे कि उनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं, और उन्हें गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता। सो राजू के इसी व्यक्तित्व को लेकर लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। आदिवासी लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। सो जो राजू थे वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे और उनके गुण गाते रहते थे। उनका कहना था कि वो भी असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने दावा यह भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि बल प्रयोग करके ही आज़ादी ले सकता है। सो गुडेन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, अधिकारियों को मारने की कोशिश की, और वो अपना गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में क्या हुआ, राजू को जो फांसी दे दी गई, और राजू अपने लोगों के एक लोकनायक, एक हीरो बन चुके थे, आदिवासियों के हीरो बन चुके थे उस टाइम पे। बागान में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बाद मजदूरों की अपनी समझ थी। अब मजदूर लोग हैं, उनके लिए स्वराज का अपना मतलब था। कैसे? जो असम है, असम में क्या होते थे, चाय के बागान होते थे। तो वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने इतनी भी आज़ादी नहीं दी थी कि वो बागान से बाहर भी जा सके। उन्हें अपने गांव नहीं जाने दिया जाता था, कहीं किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। तो वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था कि वो अपने गांव आ जा सकें, लोगों से मिल सकें, बात कर सकें। क्लियर? सो जब असहयोग आंदोलन के बारे में उन मजदूरों ने सुना, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी आंदोलन करें। तो उन्होंने अपने बागान जो थे, चाय के जो बागान थे, वो छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। लेकिन जैसे ही अब उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आएगा, हमें भी आज़ादी मिलेगी, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते में आंदोलन के चलने की वजह से जो रेलवे थे वो बंद थे, और पुलिस ने उन्हें वहीं पे पकड़ लिया और बहुत मारा पीटा। अब इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। सो अब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो वे अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। वो महात्मा गांधी का नाम लेकर अपने काम करते। अब 1921 इस तरीके से गया। अब आ गया 1922। सो फरवरी 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा, ये एक गांव है, गोरखपुर में है, यूपी के गोरखपुर में एक गांव है चौरी चौरा। वहाँ पे हिंसा हुई, पुलिस वाले और लोगों के बीच में हिंसा हुई, जिसकी वजह से जो लोग थे उन्होंने क्या किया, पुलिस थाने को आग लगा दी, और जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने उनको धकेल के उसी आग में जला दिया। सो ये बहुत ही एक दर्दनाक हादसा था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे और लोग इतना अंदर से गुस्सा हुए थे कि उन्होंने हिंसा करनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया गया। कांग्रेस के कुछ नेता
भी इस जन संघर्षों से अक चुके थे, अब वो थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषद के चुनाव होने वाले थे उनमें हिस्सा लेना चाहते थे। CR दास और जो मोतीलाल नेहरू, दो कांग्रेस के ऐसे लीडर थे, उन्होंने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए अपनी ही एक अलग पार्टी बना ली जिसको नाम दिया गया स्वराज पार्टी का। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे वो उग्र जन आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी पर दबाव बना रहे थे कि आप ये आंदोलन जारी रखो, आंदोलन को वापस मत लो। आंतरिक बहस और असहमति के एक ऐसे ही माहौल में ये दो तत्व ऐसे थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को बदल कर रख दिया। पहला कारण था कि उस समय जो विश्वव्यापी मंदी थी उसका भी असर था लोगों के ऊपर, और 1926 के बाद कृषि के जो भी उत्पाद थे, खेती से जो भी कुछ आता था, उनकी कीमतें गिरने लगी। अब कृषि के उपज को बेच के किसानों को इतना पैसा ही नहीं मिलता था कि वो अपने लगान चुका सकें, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन सरकार ने एक नया काम किया। वो क्या किया? उन्होंने सर जॉन साइमन की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग बनाया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली मीन्स कि जो ये साइमन कमीशन था, इनको देखना था कि भारत की राजनीति में क्या क्या बदलाव किए जाएं, भारत के कानूनों में क्या क्या बदलाव किए जाएं, कैसे कैसे कानून लागू हों, तो ये सब उनको देखना था। लेकिन ये पूरा जो आयोग बना था, एक कमेटी बनी थी, इसके अंदर कोई भी भारत का एक भी सदस्य नहीं था, जितने भी थे सारे अंग्रेज थे। और इसी कारण से जो लोग थे उनमें गुस्सा आया कि हमारे देश की राजनीति को आपने तय करना है और हमारे ही देश का इसमें कोई नहीं है। तो 1928 में जब ये साइमन कमीशन भारत आता है, ये लोग भारत आते हैं, तो लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक। हर जगह पे काले झंडों से इनका विरोध किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सारी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस विद्रोह को शांत करने के लिए उस टाइम पे जो वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन, उसने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमाल सा ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेटस कि हम आपको आपके खुद के लिए कानून बनाने का एक हक देंगे। उन्होंने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर ना तो तारीख बताई, ना कोई समय सीमा बताई कि कब तक ऐसा होगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस नेता भी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तो वो आक्रामक लोग थे, वो गुस्से में आ जाते थे। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में तो थे, लेकिन इससे इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। अब दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेटस था, उसके तहत तो सिर्फ इतना ही था कि जो राज था वो अंग्रेज़ों का रहेगा, लेकिन हक जो था कुछ कानून बदलाव करने हैं या कुछ कानून बनाने हैं वो भारतीयों को दे दिया जाएगा हक। लेकिन अब हमारे नेता क्या बोल रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से हमारा स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा फैसला हुआ। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे कि हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। उस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया, ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
सो अब स्वतंत्रता के इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो अब वो रास्ता कौन सा होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।